मोशन अच्छा चैप्टर है। इसमें न्यूटन को हम याद करेंगे स्टार्टिंग में, लॉज ऑफ मोशन। और आप वो जो मैंने नोट सेंड किए ना, वो मुझे बता देना नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है। टॉपिक कवर करेंगे उसी से कंटिन्यूटी में, है ना। यस गाइस, तो ऐड हो गए क्या ये जो घर से हैं, बताइए। ठीक है, मार्कर बोर्ड पर डेट दिख रही है? यस सर। ठीक है ना, तो बिल्कुल ठीक है। चैप्टर नंबर 5 आपके टेक्स्ट बुक में होगा, आरबीएसई हो या सीबीएसई हो। चैप्टर नंबर 5 है लॉज ऑफ मोशन। तो चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन। इसमें स्टार्टिंग में क्या है, न्यूटन ने जो बेसिक लॉज रिलीज किए थे, है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं ना। तो बहुत अच्छे डिस्कशन होंगे आज, बहुत बेसिक, बहुत अच्छे। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है आप मुझे बता दो। स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट किसे कहते हैं, तो बात को समझें आप, बहुत जनरल होगा। जैसे आपसे पूछे स्टेशनरी स्टेट क्या है, तो आप कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो। बट फिजिक्स में हम कैसे कहते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ नहीं बदल रही है ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, सेम पोजीशन पर है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा मिलता है, अ स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का हर पॉइंट देखो, इस स्ट्रेट लाइन का जितने भी पॉइंट आप देखें, हर पॉइंट की टाइम एक्सिस से डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस सेम है। और ये डिस्टेंस क्या होती है, ये डिस्टेंस होती है पोजीशन। पोजीशन चेंज नहीं हो रही, दैट मींस द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेशनरी स्टेट, रेस्ट स्टेट, है ना। तो किसी ऑब्जर्वर के लिए टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं होना मतलब ऑब्जेक्ट कैसा, रेस्ट स्टेट पर, स्टेशनरी स्टेट पर। ठीक है, ऐसा लिखा होगा, इफ द पोजीशन ऑफ एनी बॉडी डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, then the body is said to be in rest state, stationary state। छोटी सी बात थी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखो, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। लॉ ऑफ इनर्शिया, तो लॉ न्यूटन के जो बेसिक 3 लॉज हैं उनमें से एक है इनर्शिया, है ना। अभी इनर्शिया क्या होता है, तो हम कहते हैं अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, इसके लिए मैंने एक, आपको याद होगा कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया था जब घर से पढ़ रहे थे लॉकडाउन में। एक ग्लास के ऊपर एक शीट रखी थी, उसके ऊपर एक कॉइन रख दिया था। डायग्राम से बात को समझा सकता हूँ। जैसे ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ओके, इसके ऊपर एक शीट रख दी, इसको ढकने के लिए एक तरह से उसके ऊपर रखी थी। इसके ऊपर हमने एक कॉइन रख दिया था, और मैंने इस शीट को, एक बिल्कुल हार्ड शीट थी माइका की, उसको मैंने हाथ से ऐसे फ्लिक कर दिया था। तो मैंने फोर्स किस पर अप्लाई किया था, इस शीट पर, कॉइन पर नहीं, कॉइन पर नहीं, ये कॉइन है। तो माइका पर जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई किया, माइका चला गया आगे, कॉइन वहीं का वहीं रह गया, बिकॉज माइका नीचे से निकल गया था, तो कॉइन कहाँ गिर गया था, क्लास में। तो ये हमें इनर्शिया को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट था। इनर्शिया मतलब अगर कॉइन रेस्ट स्टेट में है, स्टेशनरी स्टेट में है, तो वो स्टेशनरी स्टेट में ही रहेगा until and unless any external force change its change its rest state। जब तक कॉइन पर फोर्स नहीं लगेगा, तो हमने क्या माना था उस दिन, कॉइन और माइका के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, नेग्लिजिबल है। तो इसका मतलब कॉइन पर कोई फोर्स लग नहीं रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नहीं लग रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में जरूर फोर्स लग रहा है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में कॉइन का वेट डाउनवर्ड है, तो जैसे ही माइका नीचे से निकल जाएगा, कॉइन नीचे चला जाएगा, है ना। तो लॉ ऑफ इनर्शिया के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, बट लॉ ऑफ इनर्शिया है क्या। तो इनर्शिया में हम कहते हैं, इनर्शिया के हम पार्ट कर देते हैं, बेस्ट रहता है। इनर्शिया में हम कहते हैं इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया एट रेस्ट को एक्सप्लेन करने वाला ये एक बेटर एग्जांपल है। इसमें हम क्या कहते हैं,
अगर कोई बॉडी रेस्ट स्टेट में है तो वो कैसा रहती है, वो रेस्ट में ही रहती है। कब तक? जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके रेस्ट स्टेट को चेंज नहीं कर दे, उसको मोशन में नहीं ला दे, है ना। तो ये तो है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया के और एग्जांपल की बात करें तो बस के व्हीकल के एग्जांपल भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसे अगर कोई स्टेशनरी व्हीकल है, बस है और पैसेंजर उसमें खड़ा है, सब कुछ स्टेशनरी है, ठीक है। तो एक बस है और बस स्टेशनरी है, उसके अंदर पैसेंजर खड़ा है प्लेटफॉर्म पर, वो भी कैसा खड़ा है? बिल्कुल स्टेशनरी खड़ा हुआ है, ठीक है। जो भी हैंडल से उसने पकड़ा हुआ भी नहीं है, अभी तो बिल्कुल खड़ा हुआ है। अब जैसे ही बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट करती है, बस की कह रहा हूँ, बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट करती है, तो इस पर्सन को बैकवर्ड जर्क फील होता है, बैकवर्ड। रीजन, जैसे ही ये सिस्टम आगे जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम है बस जैसे आगे जाएगी तो पर्सन की जो पोजीशन है ना एक्स, वो वहीं पर रहना चाहती है। जो पर्सन का ऊपर वाला पोजीशन है, हेड वगैरह ये सब, बस आगे जाएगी और बस और पर्सन का कौन सा पोर्शन कांटेक्ट में है? फीट। और वहां थोड़ा फ्रिक्शन होगा, तो जहां फ्रिक्शन होगा वहां फोर्स लगेगा, तो इस पर्सन के जो फीट्स हैं वो बस के साथ आगे जाने लगते हैं, बट रिमेनिंग रेस्ट बॉडी पोर्शन पीछे ही रहता है। तो क्या होता है? पर्सन को पीछे की तरफ जर्क फील होता है और सबसे ज्यादा हिट कहाँ को किस पर होगा? हेड पोर्शन पर। फिट तो आगे चले जाएंगे, हेड वाला पोर्शन पीछे रह जाएगा तो गिरेगा। तो इस तरह से दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया एट रेस्ट। इनर्शिया एट रेस्ट। हाँ, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन हम कम कर दें, भाई एक्चुअल में बस का जो फ्लोर होता है वो थोड़ा रफ होता है, अगर आपने शूज पहन रखे हैं तो वो भी कोई स्मूथ नहीं है, रफ ही है, तो फ्रिक्शन होता है, इसलिए फुट वाला पोर्शन तो आगे जाता है, फोर्स लगता है। कौन है भाई? म्यूट नहीं है, म्यूट कर ले सर भाई। कौन? सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही सर, इसलिए। अच्छा, सर अच्छा। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही सर। नहीं तो यहाँ तो नेटवर्क सही आ रहा है, देखो आप ना कुछ मोमेंट वेट करो, शायद नेटवर्क ठीक हो जाए आपके वहाँ। हाँ, मैं ये कह रहा था, ये जो इनर्शिया एट रेस्ट का जो एग्जांपल बता रहा हूँ उसको और क्लियर कर लें। अगर हम फ्लोर ऑफ बस एंड फुट्स, इनके बीच में फ्रिक्शन को किसी तरीके से कम कर दें, मतलब पर्सन पर फोर्स लगना ही नहीं चाहिए, हम क्या कर दें? इस पर्सन को स्केटिंग वाले शूज पहना दें, समझ रहे हैं ना। एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर इसको खड़ा कर दें जिसमें बॉल बियरिंग्स लगे हुए हों, फ्रिक्शन नेग्लिजिबल, समझ रहे हो, बॉल बियरिंग्स, स्केटिंग करने वाले जो शूज हैं, स्केटिंग्स। तो अगर हम इस तरह से यहाँ पर सिस्टम बना दें कि फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, पर्सन अभी खड़ा है, बस भी स्टेशनरी है, मोशन नहीं कर रही, सब कुछ रुका हुआ है, पर्सन कौन से शूज पहना हुआ है? स्केटिंग, बॉल बियरिंग्स वाले, बिल्कुल जीरो फ्रिक्शन। जैसे ही बस आगे जाएगी, अब पर्सन क्या होगा? तो बस आगे चली जाएगी, पर्सन वही रह जाएगा और बाद में ये जो वॉल है ना, इससे हिट कर जाएगा। बस तो आगे जा रही है ना, पर्सन इसी पोजीशन पर होगा, बस तो आगे निकल जाएगी। तो बस में अगर दूसरे पैसेंजर देखेंगे इस पर्सन को, तो उन दूसरे पैसेंजर को क्या लगेगा कि ये पर्सन पीछे जा रहा है, समझ रहे हैं? रिलेटिव मोशन भी पढ़ा आपने। तो इस तरह से अगर यहाँ फ्रिक्शन नेग्लिजिबल कर दें तो जैसी बस आगे जाएगी, पर्सन पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर बाहर से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए पर्सन वहीं का वहीं दिखाई देगा और बाद में टक्कर हो जाएगी पर्सन और पीछे वाला जो ये वॉल है ना उसके बीच में। रीजन, जब तक पर्सन पर कोई फोर्स नहीं है इसका मोशन चेंज होगा नहीं, इसका स्टेट चेंज नहीं होगा, इसका रेस्ट स्टेट ही रहेगा, रेस्ट स्टेट। बट अगर यहाँ बहुत फ्रिक्शन है, ठीक है, फ्रिक्शन है और पर्सन ने अपने हाथ से किसी हैंडल को पकड़ा हुआ है, तो अगर पर्सन ने अपने हाथ से किसी हैंडल को पकड़ा हुआ है और सरफेस पर बहुत फ्रिक्शन है, तो बस के मोशन के साथ पर्सन भी आगे मोशन करने लग जाएगा, कि बस का फोर्स फाइनली किस पर आ जाएगा? पर्सन पर भी आ जाएगा। तो जब फोर्स आता है तब रेस्ट स्टेट चेंज होता है, और फोर्स नहीं है तो रेस्ट स्टेट ही रहेगा। तो लॉ ऑफ इनर्शिया है। लॉ ऑफ इनर्शिया में हम स्टेटमेंट क्या कहते हैं? जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, until and unless
no any external force on the body, then the body remains at rest. अगर इनिशियली रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। रेस्ट पे होना मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होना, ठीक है, ओके, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं होना। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इनर्शिया एट रेस्ट। बट इनर्शिया एट रेस्ट ही नहीं होता, और भी होते हैं। एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो प्लेनेट है ये 24/7 रिवॉल्व करता रहता है सन के अबाउट, अपनी एक्सिस के अबाउट तो स्पिन करता है, रोटेशन करता है, और रिवॉल्व करता है सन के अबाउट। प्लेनेट रिवॉल्व, अर्थ रिवॉल्व करती रहती है। अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है वो कहाँ रिवॉल्व कर रही है? वो वैक्यूम में रिवॉल्व कर रही है। सब कुछ किसमें है? वैक्यूम में। वैक्यूम में कौन नहीं होता है? फ्रिक्शन नहीं होता है। फ्रिक्शन नहीं होता है, इसलिए इस मोशन पर ब्रेक नहीं लग पा रहा और ये मोशन चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, नॉन स्टॉप चलता ही जा रहा है, बिकॉज फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है मतलब एक्सटर्नल रिटार्डेशन फोर्स नहीं है। इसका मतलब अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो कंटिन्यूअसली मोशन करती रहेगी। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ब्रेक नहीं लगा दे, ठीक है। तो इसको कहते हैं लॉ इनर्शिया इन मोशन। इनर्शिया इन मोशन। अगर कोई व्हीकल मोशन कर रहा है तो मोशन करता रहेगा अगर ब्रेक नहीं लगा रहे तो। बट हमारे एनवायरमेंट में, हमारे यहाँ पर एयर फ्रिक्शन भी होता है। अगर कोई व्हीकल चल रहा है तो उसके अंदर इतनी मशीनरीज है, उसमें फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन होता है तो ब्रेक लग ही जाता है। बट मैं जो वैक्यूम का एग्जांपल दे रहा हूँ, वैक्यूम में कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते, मोशन करते रहते। तो लॉ ऑफ इनर्शिया इन मोशन में हम क्या कहते हैं? इफ अ बॉडी इज इन मोशन, if a body is in motion, then it continue in motion until and unless any external force stops its motion, breaks its motion. जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके मोशन को ब्रेक नहीं लगाएगा, ये मोशन करती ही रहेगी। इसका भी एक बेस्ट एग्जांपल है, इस बस में ही ले लो आप। अगर एक बस चल रही है और उसके अंदर एक पैसेंजर खड़ा है, वो भी बस की स्पीड से ही चल रहा है। बस की स्पीड v है तो इस पैसेंजर की स्पीड भी v है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है पैसेंजर और बस के बीच में। हाँ, अब पैसेंजर ने क्या पहने हुए हैं? स्केटिंग्स, फ्रिक्शनलेस। अब जैसे ही बस का ड्राइवर ब्रेक लगाता है, बस पर ब्रेक लगता है, और बिकॉज पर्सन ने किसी भी हैंडल से बस को पकड़ा हुआ नहीं है ना, उसने तो अपने हैंड फोल्ड किए हुए हैं और क्या खड़ा, स्केटिंग्स पहनकर खड़ा हुआ है। तो जैसे ही बस पर ब्रेक लगेगा, ये पर्सन आगे की तरफ जाने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्सन पर कोई फोर्स नहीं है, ना तो उसने हैंडल को पकड़ा हुआ है, ना ही फ्रिक्शन है, स्केटिंग्स पहना दी ना, तो पर्सन पर जब कोई फोर्स ही नहीं है तो इसका मोशन तो कंटिन्यू रहेगा। तो बस में ब्रेक लगता है, बस जो एक सिस्टम है वो रुकता है, बट पर्सन उसके फ्लोर पर आगे जाने लग जाएगा, मोशन उसका आगे होने लग जाएगा। जब तक आगे कहीं टकराएगा नहीं, फोर्स लगेगा नहीं ब्रेक वाला, रिटार्डेशन फोर्स, तब तक वो रुकेगा। कभी तो रुकेगा, टकराएगा, बहुत सारे ऑब्स्टिकल मिल जाएंगे बीच में उसको आगे। तो इस तरह से हम कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कंटिन्यू मोशन करता रहेगा। कब तक? जब तक कोई ब्रेकिंग सिस्टम, कोई एक्सटर्नल फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स ब्रेक नहीं लगा देता। एक और आता है इनर्शिया इन डायरेक्शन। इनर्शिया इन डायरेक्शन की बात भी कर लेते हैं। अगर है ना, आगे बढ़ सकते हैं ना, इनर्शिया इन डायरेक्शन भी होगा। इनर्शिया को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो इनर्शिया एट रेस्ट, जो मैंने आपको यहां से समझाया, इनर्शिया इन मोशन जो जस्ट अभी डिस्कस किया, एक होता है इनर्शिया इन डायरेक्शन। रिकॉर्डिंग ऑन है? इनर्शिया इन डायरेक्शन, उसकी अगर हम बात करें तो भाई अगर कोई व्हीकल चल रहा है तो कभी कभी टर्न भी तो करता है, कभी लेफ्ट कभी राइट, है ना। तो अगर एक व्हीकल चलता हुआ कंपेयर थोड़ी सी ज्यादा स्पीड से, 50-60 की स्पीड से व्हीकल चलता हुआ अगर थोड़ा सा टर्न करता है, तो व्हीकल के अंदर जो पैसेंजर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जर्क फील करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। जैसे एक व्हीकल ऊपर से देख रहे हैं हम, जैसे व्हीकल को, है ना, इसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर बैठे हैं, ठीक है, और व्हीकल चल रहा है और चलते चलते इसने लेफ्ट साइड में टर्न किया, चलते चलते लेफ्ट साइड में टर्न किया, तो जो पैसेंजर बैठे हैं इनको किस डायरेक्शन में जर्क फील होगा?
राइट साइड में। आपने भी देखा होगा चलते हुए अगर लेफ्ट साइड में व्हीकल मुड़ता है तो हमें लेफ्ट राइट साइड में अगर व्हीकल मुड़ रहा है तो लेफ्ट साइड में जर्क फील होगा, और लेफ्ट साइड में व्हीकल मुड़ा तो राइट साइड में जर्क फील होगा। रीजन, हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं व्हीकल के साथ। हमारा बहुत सारा बॉडी पार्ट बस के कांटेक्ट में है, मतलब फ्रिक्शन है, पर जो हेड वाला पोर्शन है वो तो बस के कांटेक्ट में नहीं है, तो जर्क किसको लगता है? ऊपर वाले पोर्शन। जो बस के कांटेक्ट में है वहां तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है तो वो बस के साथ घूम जाएगा, बट रेस्ट बॉडी पार्ट नहीं घूमेगा। और आप अगर खड़े हैं तो आपको और ज्यादा जर्क लगेगा, क्योंकि बहुत कम पोर्शन बस के कांटेक्ट में है, तो लो फ्रिक्शन, लो फ्रिक्शन है तो लो फोर्स, लो फोर्स है तो आपको ज्यादा जर्क लगेगा। अगर आप बस को बहुत टाइटली पकड़ लेते हैं तो जो बस का फोर्स है वो फटाफट आप पर लगेगा, तो आप भी बस के साथ विदाउट एनी जर्क मुड़ जाएंगे, है ना। तो जर्क लगने का कॉज क्या है? अगर हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्पीड से, तो हम ऐसा ही जाते रहेंगे उस डायरेक्शन में। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं कर दे, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं कर दे। आपको सबको पता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी चेंज कब होगी? जब कोई एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन कब होगा? जब कोई फोर्स होगा। समझ रहे हैं? तो अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, और एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ना मैग्नीट्यूड ना ही डायरेक्शन। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में ये दो तीन पार्ट हैं, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन एंड इनर्शिया इन डायरेक्शन। ठीक है, तो नोट्स जो सेंड किए हैं आप अपने हैंड रिटन नोट्स खुद भी बनाना, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। अब बताइए और आगे क्या हो है इसमें। यस, तो इनर्शिया के बाद आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ है इनर्शिया। अब है ना, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फिक्स है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हम। फर्स्ट लॉ मतलब इनर्शिया, फर्स्ट लॉ मतलब अभी हमने डिस्कस कर लिया है। सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। तो बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसके बारे में। तो न्यूटन ने हमें क्या बताया इसके बारे में? तो स्टेटमेंट आपको पहले से पता है, हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में भी इसको डिस्कस किया है। क्या? कि अगर सिस्टम पर, किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, EXT एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो बॉडी का, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है, चेंज नहीं होता है। कब? अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो स्टेटमेंट हम क्या कहते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स the linear momentum of the body remains unchanged, remains same। सीधी सी बात। तो क्या कंडीशन है और क्या होता है, ये दो ही बातें हैं स्टेटमेंट में। लॉ ऑफ in the absence of external force, in the absence of external force, the linear
ओके, तो बीच में एक देखो कनेक्टेड ही है ना, आ रही है आवाज? सर म्यूट हो गए थे, एक कॉल आ गया था, लेना पड़ गया था। हाँ भाई, तो फर्स्ट लॉ तो था इनर्शिया, सेकंड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दो नाम है देखो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोले या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोले, एक ही बात है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझ में आ रहा है, P रिमेन्स अनचेंज्ड सेम कांस्टेंट, तो हो गया ना कंजर्वेशन। कब होता है ये? एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, इंटरनल फोर्स हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। जैसे आपसे कहें कि एक बोट है ना, किसी लेक में, पॉन्ड में एक बोट है और इस बोट का ये फ्लोर है, ठीक है। यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, स्टेशनरी खड़ा हुआ है, और बोट एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, पर्सन रुका हुआ है, पर्सन की कोई स्पीड नहीं है, बोट एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। बोट का अपना मास होगा, पर्सन का अपना मास होगा, ये पूरा सिस्टम एक स्पीड से जा रहा है और इस सिस्टम का इनिशियल लीनियर मोमेंटम है Pi, ठीक है। अगर पर्सन लेफ्ट से राइट की तरफ रनिंग करने लग जाए तो फाइनल लीनियर मोमेंटम चेंज होगा क्या? पर्सन रुका हुआ है, बोट भी स्पीड से मोशन कर रही है, अब पर्सन रनिंग करने लग जाए किसी स्पीड से, तो क्या सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेंज होगा क्या? नो सर। तो आंसर है नहीं होगा। यस, लीनियर फाइनल लीनियर मोमेंटम भी वही होगा। रीजन, पर्सन बोट दोनों मिलकर एक सिस्टम है, पर्सन बोट दोनों मिलकर एक सिस्टम है। इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स सर नहीं लगा। कोई कुछ कह रहा है, बोलिए। सर क्लियर नहीं दिख रहा है आपको? सर क्लियर नहीं आ रहा सर। यस सर, आज नेटवर्क कंटिन्यूअसली गड़बड़ चल रहा है इसका मतलब। आप सही है, बिल्कुल आप clear सही है सर। ठीक है, मतलब आप बोलने लग जाते हो तो सही हो जाता है, ये भी ठीक है। हाँ भाई, तो मैं ये कह रहा था, पर्सन बोट मिलकर एक सिस्टम है और सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब ये पर्सन बैठा रहे या इधर उधर घूमता रहे, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, है ना। पूरा सिस्टम एक स्पीड से जा रहा है, पूरा सिस्टम जा रहा है, ठीक है। तो सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो किस पर डिपेंड करता है? अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो वो स्पीड चेंज कर देगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा, बट एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो सिस्टम का ओवरऑल स्पीड, ओवरऑल मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ठीक है। ओके, और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट लॉ आता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका एक और नाम है एक्शन रिएक्शन लॉ, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। हाँ, एक्शन रिएक्शन, ये इसको हम कह सकते हैं, है ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसके बारे में तो आप जानते होंगे, क्या होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये तो अभी याद ही हो जाना चाहिए, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स इसलिए बताता हूँ बात क्लियर हो जाती है, किसी को किसी एग्जांपल से, किसी को किसी और एग्जांपल से। तो लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन में हम क्या कहते हैं? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे हम अर्थ के सरफेस पर हम, है ना, वॉक करते हैं, चलते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हमारे फीट से सरफेस को पीछे की तरफ पुश करते हैं और उसका रिएक्शन क्या होता है, हम आगे चले जाते हैं। तो एक्शन अप्लाई करते हैं सरफेस पर, फ्रिक्शन है तो हम एक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छे आइस फ्लोर के ऊपर कहीं रनिंग करो तो बिकॉज आइस फ्लोर पर फ्रिक्शन नहीं होता है, तो हम सरफेस पर एक्शन नहीं कर पाते, और एक्शन नहीं कर पाते हम स्लिप हो जाते हैं, चल नहीं पाते। बट रफ सरफेस पर हम एक्शन अप्लाई कर पाते हैं तो उसका रिएक्शन होता है, हम आगे चले जाते हैं, एक्शन रिएक्शन। जैसे बुलेट और गन का भी एक अच्छा एग्जांपल है। जब गन से बुलेट फायर की जाती है तो गन
बुलेट पर फोर्स अप्लाई करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। गन की जो मशीनरी है अंदर वो बुलेट पर फोर्स अप्लाई करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और बुलेट उतना का उतना फोर्स गन पर अप्लाई कर देती है बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है मास अपॉन एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। सही बात है, किसी भी सिस्टम का एक्सेलरेशन है। तो हम कह रहे हैं एक्शन रिएक्शन लॉ में एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो गन ने जितना न्यूटन का फोर्स बुलेट पर अप्लाई किया है, एग्जैक्टली उतना ही न्यूटन फोर्स गन पर अप्लाई कर देती है बुलेट। उतना ही न्यूटन का फोर्स बुलेट अप्लाई कर देती है गन के ऊपर। तो फोर्स तो सेम होता है बट मास डिफरेंट है। बुलेट का मास कम होता है, इसलिए बुलेट का एक्सेलरेशन आगे बहुत ज्यादा हो जाता है। गन का मास ज्यादा होता है, इसलिए बैकवर्ड एक्सेलरेशन गन का कम होता है, और गन को कोई ना कोई होल्ड करके रखेगा, गन को पकड़ कर रखेगा, तो वो उसको ब्रेक लगा देता है। बुलेट आगे जाती है फ्रीली बहुत हाई स्पीड से। रीजन, गन का मास ज्यादा होता है तो गन का एक्सेलरेशन कम होता है, बुलेट का मास कम होता है इसलिए बुलेट का एक्सेलरेशन ज्यादा होता है। फोर्स दोनों पर सेम होते हैं, एक्शन रिएक्शन सेम होता है। वो जो बोट वाला डायग्राम मैंने बनाया था अभी, है ना, अगर एक स्टिल बोट है, रुकी हुई बोट है, अब बोट के एग्जांपल से एक्शन रिएक्शन को समझें। ये प्लेटफॉर्म है बोट के अंदर का, यहाँ एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, और ये बोट है किसी लेक में, ठीक है। इस बार मैं कह रहा हूं ना तो बोट मोशन कर रही है ना पर्सन, सब कुछ रुका हुआ है, सब कुछ रुका हुआ है, ठीक है। अब पर्सन का मन होता है इस डायरेक्शन में चलने का, तो पर्सन राइट साइड में चलने लग जाता है। तो अगर बाहर से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसको लगेगा कि बोट लेफ्ट साइड में चल रही है, पर्सन राइट साइड में चल रहा है। एक्शन रिएक्शन, पर्सन कहां फोर्स अप्लाई करेगा? बोट के सरफेस पर। अब वाटर में तो फ्रिक्शन होता नहीं है, तो बोट पीछे जाने लग जाती है और पर्सन आगे जाने। अगर पर्सन आगे जाकर एकदम रुक जाए तो जैसे ही पर्सन रुकेगा बोट भी रुक जाएगी, क्योंकि रुकने के लिए पर्सन को सरफेस पर ब्रेक लगाना पड़ेगा ना। रुकने के लिए भी तो, आप अगर दौड़ रहे हैं तो रुकने के लिए भी तो सरफेस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर हम कहते हैं ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो पर्सन अगर आगे जाता है तो सरफेस को पीछे की तरफ पुश करता है। तो अब बोट का तो सरफेस आइसोलेटेड है ना, ये बोट कोई अर्थ से कनेक्टेड थोड़ी है, जॉइंट थोड़ी है, तो वाटर के ऊपर है। तो जैसे ही बोट के सरफेस पर फोर्स पीछे की तरफ आप लगाओगे, बोट पीछे जाने लग जाएगी, आप आगे जा रहे हैं, पहले रुका हुआ था, ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास एक्शन रिएक्शन को समझने के, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक टेबल पर कोई बुक रखी हुई है, एक टेबल पर कोई बुक रखी हुई है, और बुक का वेट नीचे की तरफ होता है। तो वेट क्या है? एक फोर्स। वेट mg क्या होता है? एक फोर्स। तो टेबल का जो सरफेस है, उस टेबल के सरफेस पर वेट w के इक्वल फोर्स लग रहा है। तो सरफेस क्या करता है टेबल का? इस बुक के ऊपर अपवर्ड रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर देता है। तो एक्शन w है, वेट है, और रिएक्शन टेबल का रिएक्शन फोर्स अपवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन जिसको कहते हैं। और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है? बुक पर नेट फोर्स जीरो। बुक पर नेट फोर्स जीरो, इसलिए तो बुक स्टेशनरी है ना। तो अगर रिएक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट कोई समझे ही नहीं तो उसके लिए तो बुक नीचे चली जानी चाहिए। भाई फोर्स है ना, वन एंड ओनली फोर्स। अगर कोई गलती से सोच ले कि बस एक ही फोर्स है तो उसके डायरेक्शन में बुक नीचे चली जानी चाहिए, बट बुक रेस्ट पर है। रीजन, सरफेस का रिएक्शन फोर्स ऊपर होता है और मैग्नीट्यूड में एक्शन फोर्स वेट के इक्वल होता है। तो दुनिया में कहीं भी अगर एक्शन है तो रिएक्शन जरूर होगा, रिएक्शन जरूर होगा। लास्ट एग्जांपल एक और देखें, ये बहुत जरूरी है। जब न्यूमेरिकल्स करते हैं ना तब ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आते हैं। पढ़ने में तो बच्चे याद कर लेते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और अंदर से थोड़े हैप्पी भी हो जाते हैं कि भाई याद हो गया। बट जब न्यूमेरिकल आते हैं हम कहते हैं देखो वो लॉ पढ़ा था, तब दिमाग में दर्द होने लग जाता है। तो नहीं हो इसके लिए पहले से कुछ एग्जांपल्स आप देख लें, न्यूमेरिकल्स इजी लगेंगे। जैसे मैंने एक थ्रेड से किसी m मास के ऑब्जेक्ट को सस्पेंड कर दिया, यहां पर भी दो फोर्स हैं, एक एक्शन होगा और दूसरा रिएक्शन होगा। तो एक्शन फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी, मतलब अर्थ इस बॉडी को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, W = mg।
तो mg क्या है, एक्शन फोर्स डाउनवर्ड, और ये जो थ्रेड है जिससे हमने इस बॉडी को सस्पेंड किया, उस थ्रेड में क्या जनरेट हो जाता है, टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स होता है रिएक्शन फोर्स। तो एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स जब बैलेंस कर लेते हैं एक दूसरे को, तब हमें सिस्टम स्टेशनरी दिखाई देता है, नेट फोर्स जीरो ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये एक्शन रिएक्शन के पेयर्स होते हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए अब बताइए, एक्शन रिएक्शन की बात हो गई। इम्पल्स, तो ये इम्पल्स क्या होता है, तो हम कहते हैं जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स, तो आपने किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया और कितने टाइम तक अप्लाई किया, वो कंप्लीट इफेक्ट जो है फोर्स का, उस फोर्स के कंप्लीट इफेक्ट को हम कहते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल अप टू विच द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। किसी बॉडी पर F न्यूटन का फोर्स अगर T टाइम तक अप्लाई किया है, तो इम्पल्स क्या होता है, F into T. The entire effect of force on any body is called impulse. Entire effect कितने टाइम तक, T टाइम तक, तो इसको कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स के लिए एक सिंबल होता है इम्पल्स। तो इम्पल्स की डेफिनेशन देखो आपने लिखी होगी, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल अप टू विच द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड इम्पल्स। या ऐसा कह सकते हैं, द एंटायर इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एनी बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स, है ना। और इम्पल्स का फॉर्मूला आपके सामने है F into T। और एक और बात, ये जो F into T है, F into T फोर्स into टाइम, इसका जो यूनिट आता है, डायमेंशन या यूनिट आप कहें, वो लीनियर मोमेंटम के जैसा आता है। जैसे लीनियर मोमेंटम के लिए आप यूनिट क्या लिखते हैं, kg, बताइए क्या लिखते हैं, kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। सही बात है क्या, लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू mv की यूनिट यही लिखेंगे m के सिस्टम में। तो जब आप इम्पल्स की यूनिट निकालने बैठेंगे तो यही मिलेगी, क्योंकि न्यूटन के लिए फोर्स के लिए आप क्या लिखते हैं, kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और टाइम के लिए हम क्या लिखेंगे, सेकेंड। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, वही kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। लीनियर मोमेंटम के इक्वल यूनिट आती है इम्पल्स की। जब लीनियर मोमेंटम के इक्वल लिमिट यूनिट आती है, तो एक लॉ और पढ़ाते हैं, थ्योरम और बताते हैं आपको, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है कहीं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो किसी भी बॉडी पर इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल, कुछ ऐसा ही होगा, है ना, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। अगर हमने आई इम्पल्स किसी बॉडी पर अप्लाई किया है, F न्यूटन के फोर्स को T टाइम तक अप्लाई किया, तो कितना इम्पल्स हो गया, I इक्वल टू F इंटू टी। तो इतना ही क्या हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया बॉडी का। किसी इम्पल्स, कोई इम्पल्स क्या करता है, बॉडी के लीनियर मोमेंटम को चेंज कर देता है, और कितना, जितना खुद का मैग्नीट्यूड है उतना मोमेंटम वो चेंज कर देता है। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में हम क्या कहते हैं, it states that the impulse of any force is always equal to change in momentum of the body। किसी फोर्स का इम्पल्स क्या होता है, बॉडी के मोमेंटम के चेंज के एग्जैक्टली इक्वल होता है। और चेंज इन मोमेंटम के लिए हम सिंबल स्टैंडर्ड है, चेंज इन मोमेंटम के लिए हम कहते हैं डेल्टा पी, और इम्पल्स के लिए सिंबल स्टैंडर्ड है आई। डेल्टा पी ऑलवेज इक्वल होता है आई के, या आई इम्पल्स के इक्वल होता है। इस फॉर्मूले को यूज लेकर आप जब एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, तो इस फॉर्मूले को यूज लेकर एक दो क्वेश्चन होंगे जो बहुत फटाफट हो जाते हैं। आपसे पूछते हैं इम्पल्स क्या होगा, आप चेंज इन मोमेंटम पता लगा लेते हो, वही इम्पल्स होगा, क्योंकि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है, दोनों की यूनिट सेम, ठीक है। तो फोर्स इनटू टाइम इम्पल्स होता है। तो इम्पल्स में भी आपके लिए नया हो सकता है, बट अब आपके लिए ये, है ना, स्ट्रेंज नहीं है, आपकी इससे एक तरह से, है ना, मुलाकात होगी, जान पहचान होगी। F इक्वल टू F इंटू टाइम, फोर्स का कंप्लीट इफेक्ट, फोर्स का कंप्लीट इफेक्ट होता है इम्पल्स, F इंटू टाइम। ओके,
बताइए और क्या है इसमें होगा ना एक इक्विलिब्रियम। क्या है टॉपिक? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, इसमें टॉपिक तो बहुत ऑर्डिनरी सा है बट इसके एप्लीकेशन आगे होंगे। एक्चुअल में इस टॉपिक का यही इंपॉर्टेंस है, अगर किसी बॉडी पर दो या फिर दो से भी ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, एक बॉडी है और उस पर आइदर टू और मोर देन टू फोर्सेस एक ही मोमेंट पर एक्ट कर रहे हैं और उसके बाद भी बॉडी कैसी है? इक्विलिब्रियम में है। ये कब पॉसिबल होता है? तो अगर बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस हैं, 1 2 3 कितने भी, लेट F1, लेट F2, लेट F3, इन सब फोर्सेस के एक्ट होने के बाद भी बॉडी कैसी है? स्टेशनरी है। दैट मीन्स द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में है तो क्या होता है? F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम नेट फोर्स क्या आएगा? 0 आएगा। तो नेट फोर्स क्या होता है? F नेट वेक्टर इक्वल टू होता है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इक्वल टू 0। अगर ऐसी कंडीशन है तभी ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, अदरवाइज नहीं। एक और बात, जब आप इस तरह से सम करते हैं ना, इसका मतलब पता है क्या है? F1 आपके लिए क्या है? वही Fx i कैप, Fy j कैप, Fz k कैप। इसी तरह से F2 क्या होगा? Fx i कैप, Fx की कुछ वैल्यू होगी। इसी तरह से i कैप j कैप k कैप की टर्म में होता है, तब हम इस तरह से ऐड कर पाते हैं। अदरवाइज ये पता है ना, कॉम्पोनेंट लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैंसिल होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में कैंसिल होता है। जो हॉरिजॉन्टल है उसको तो हॉरिजॉन्टल छोड़ देते हैं, जो किसी एंगल पर है उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं। कब? जब i j k कैप में नहीं हो तब। और ऑलरेडी अगर वेक्टर्स आपको i कैप j कैप k कैप की टर्म में हो तो आप वेक्टर सम ऐसे कर देते हैं और वेक्टर सम क्या आना चाहिए? 0, अगर इक्विलिब्रियम है तो। अगर इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर कितने भी फोर्स हो उनका वेक्टर सम क्या आता है? 0। वाइस वर्सा, अगर वेक्टर सम 0 आ रहा है तो इक्विलिब्रियम में होगा, और अगर पहले से कह दे इक्विलिब्रियम में है तो वेक्टर सम 0 कर दो, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें इन कॉन्सेप्ट को यूज देना पड़ता है। ओके, तो ये तो एक छोटी सी बात है, छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक इतना ही होगा। देखो है इक्विलिब्रियम की कहानी थोड़ी सी बता देते हैं कि हाँ फोर्सेस का इक्विलिब्रियम ऐसे होता है। मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा बात बता दी, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में हो तो ऑर्डिनरी सम करते हैं, मतलब जैसा दिख रहा है वहां फिट कर देते हैं वैल्यू। और अगर आई कैप जे कैप के कैप की टर्म में नहीं हो, आपको सीधा कह दें F2 इक्वल टू 30 न्यूटन और साथ में यहाँ पर एंगल बता दें हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल, तब आपको प्लान बी यूज लेना पड़ता है। वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेने पड़ते हैं, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्ट और राइट में है तो नेगेटिव, और अपवर्ड और डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। बराबर कर देते हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स को, बराबर कर देते हैं इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को, इस तरह से। तो इक्विलिब्रियम की बात थोड़ी सी बताइए आपको। अब बताइए टॉपिक है क्या कुछ अच्छा? यस, फ्रिक्शन। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है? तो कहते हैं फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होता है, मानते हैं ना? फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन का अपोज करता है। और कैसे करता है? अगर दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, उनके सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, और कांटेक्ट में आने के बाद उनके बीच क्या हो? रिलेटिव मोशन, तब फ्रिक्शन अकाउंट में आता है, तब फ्रिक्शन अपने रोल में आता है। और फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन का अपोज करता है, मोशन को ब्रेक लगाता है। जैसे एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉडी को रखा, और जैसी बॉडी को रखा तो आपने देखा बॉडी स्लिप नहीं कर रही, रफ सरफेस है। मान लिया ए बी कैसा सरफेस है? थोड़ा थोड़ा रफ सरफेस है, और बॉडी को रखने के बाद ये स्लिप नहीं करी, रोक लिया। किसने रोका इसको? फ्रिक्शन फोर्स ने, एफएस, फ्रिक्शन फोर्स ने। एक्चुअल में बॉडी का वेट डाउनवर्ड होता है, सब जानते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड। सरफेस का रिएक्शन फोर्स उसके ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, जो बता रहा था ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, कैपिटल आर से लिख सकते हैं या एन से।
जैसे ए बी सरफेस है, दिखाई दे रहा है सभी को ए बी सरफेस, तो इसके परपेंडिकुलर होता है रिएक्शन फोर्स, ठीक है। और अब हम W को दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। जो W है ना, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। यहाँ अगर थीटा है तो ये होता है W cos थीटा और ये होता है W sin थीटा। ध्यान से देखें आप, आपको 4 फोर्सेस दिखाई देंगे, 1 2 3 4। इसमें W cos थीटा को तो रिएक्शन फोर्स बैलेंस कर लेता है, और W sin थीटा को कौन बैलेंस करता है? फ्रिक्शन फोर्स। अगर फ्रिक्शन फोर्स नाम की कोई चीज नहीं हो तो बॉडी को रखते ही वो स्लाइड ही करेगी 100%। बट हम देखते हैं अगर थोड़ा रफ सरफेस है तो कभी कभी इंक्लाइंड सरफेस पर भी बॉडी स्टेशनरी कंडीशन में आ जाती है। रीजन, W sin थीटा को कौन बैलेंस कर लेता है? फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स होता है? अपोजिंग, मोशन का अपोज करता है। ये बॉडी अगर मोशन करेगी तो कहां करेगी? डाउनवर्ड। मोशन होगा तो कहां होगा? फिसलेगी कहां? स्लाइड कहां करेगी? डाउनवर्ड। तो उसको रोकेगा कौन? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होता है। एक और बात, हमारे जो मोटर व्हीकल्स होते हैं, जैसे आपने एक्सेलरेट किया और फिर छोड़ दिया, ना आप ब्रेक लगा रहे हो ना आप एक्सेलरेट कर रहे हो, ना व्हीकल को ब्रेक लगा रहे हो ना व्हीकल को एक्सेलरेट कर रहे हो, फिर भी आप देखोगे अगर सीधे हाईवे पे आप जा रहे हो तो कुछ टाइम के बाद आपका व्हीकल स्लो होगा स्लो होगा स्लो होगा, फिर रुक जाएगा। ना आपने ब्रेक लगाया ना एक्सेलरेट किया, फिर रुक क्यों गया? रीजन है फ्रिक्शन। बहुत सारे फ्रिक्शन काम करते हैं। एक तो एयर फ्रिक्शन काम करता है, दूसरा जो व्हीकल की मशीनरीज है वहां भी फ्रिक्शन होता ही है। तो फ्रिक्शन क्या होता है? अपोजिंग फोर्स। याद रह जाएगा, फ्रिक्शन क्या होता है? अपोजिंग फोर्स which comes into play when a body tend to slide on the another body. Friction is opposing force which comes into play when a body is tend or start to slide on the surface of another body. एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पर अगर स्लाइड करती है तो फ्रिक्शन अकाउंट में आ जाता है, प्ले में आ जाता है, अपने रोल में आ जाता है। और अगर बॉडी रुकी हुई है तो ठीक है, फ्रिक्शन भी रुका हुआ है, अगर बॉडी मोशन करेगी तो फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। हाँ, बट फ्रिक्शन के टाइप्स होते हैं। जैसे इस कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन है, बॉडी रुकी हुई है, बॉडी रुकी हुई है, बट जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं ना फोर्सेस वाले, तो हमें पता है बॉडी पर इस डायरेक्शन में भी फोर्स है, इस डायरेक्शन में भी है, तो रोक कौन रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, जैसे व्हीकल वाला एग्जांपल दिया, व्हीकल चल रहा है तब भी फ्रिक्शन है, तो वो फ्रिक्शन होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन होता है ना, अगर गाड़ी मोशन कर रही है फिर भी फ्रिक्शन है, इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। और एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन है ना, इसका इंक्लिनेशन थोड़ा बढ़ाएं, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। जैसे इंक्लाइंड प्लेन है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा इंक्लिनेशन बढ़ाऊं तो बीच में ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मोशन करने लग जाएगा। जैसे जैसे आप इंक्लिनेशन कम है फिर बढ़ाया 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 तो मोशन करने लग जाएगी। तो स्टेशनरी से मोशन में आने के बीच का एक कंडीशन होगा, जब वो जस्ट मोशन में आई थी, उसको हम वहां पर जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। आपको नोट्स में मिलेगा काइनेटिक, स्टैटिक, लिमिटिंग, और लास्ट में मिलेगा रोलिंग। रोलिंग तो सीधी सी बात है, अगर कोई सिलेंडर है, स्फीयर है, रिंग है, डिस्क है, वो ऑब्जेक्ट्स जो रोल कर सकते हैं, रोलिंग पता है आपको? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रोल कर रहा है तो रोलिंग मोशन में जो फ्रिक्शन होता है दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। द फ्रिक्शन which comes into play when a body rolls on the surface of another body is called rolling friction. तो याद रह जाएगा, स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग, और स्टैटिक और काइनेटिक के बीच में कंडीशन आती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब बॉडी जस्ट स्लाइड करने की कंडीशन में आती ही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ, एक लास्ट बात और कर लेते हैं, कुछ टाइम है, देखो कितना है, बिल्कुल 2 मिनट ही चाहिए। देखिए, अगर कोई सरफेस है और उसके ऊपर कोई बॉडी रखी हुई है, एम मास की बॉडी है, ठीक है, तो इस सरफेस का इस बॉडी के ऊपर जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा,
वो फ्रिक्शन फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। अब ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, बॉडी का वेट डाउनवर्ड होता है और सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है? रिएक्शन फोर्स। एन बोले या आर बोले एक ही बात है। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एन भी हम सिंबल दे सकते हैं, आर सिंबल भी दे सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन को। तो किसी बॉडी का वेट तो होता है एक्शन, और जिस सरफेस पर बॉडी रखी हुई है उस सरफेस का होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो किसी भी सरफेस के लिए फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल होता है ऑलवेज, फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैंने यहाँ अप्लाई किया है, म्यू। इसको बोलते हैं फ्रिक्शन कॉफिशिएंट या कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस। नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस। अगर सरफेस रफ है तो ये कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाई होता है। अगर सरफेस बहुत स्मूथ है तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। हम देखते हैं ना मशीनरीज में हम ऑयलिंग करते हैं, तो ऑयलिंग करने से क्या होता है? सरफेस और स्मूथ हो जाता है, और स्मूथ हो जाता है। माइन्यूट होल्स जो हमें आइस से भी नहीं दिखते उसमें ऑयल फिल हो जाता है, सरफेस और स्मूथ हो जाता है। और ऑयलिंग करने से म्यू की वैल्यू और कम हो जाती है, फ्रिक्शन और कम हो जाता है। तो ये म्यू किस पर डिपेंड करता है? ऑन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। अब ये फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के प्रोपोर्शनल क्यों होता है, इससे हम कल स्टार्ट करेंगे। आज तो जस्ट मैंने फैक्ट आपको बताया कि फ्रिक्शन फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। क्यों होता है इसकी बात हम करेंगे कल, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। सॉरी मंडे को है ना, थैंक यू।